हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है गरिमा हिंदी एजुकेशन में। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी कि हिंदी साहित्य में जो इतिहास है या जो उसके बारे में इतिहास है, हम उन्हीं टॉपिक को हल कर रहे हैं, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी टॉपिक से संबंधित हम प्रश्न भी हल करते हैं और प्रश्नों को हम आपको अच्छे से डिटेल करके समझाते भी हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? इतिहास ग्रंथ, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ, काव्य ग्रंथ या व्याकरण ग्रंथ? तो देखिए, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ है, ये किस प्रकार का ग्रंथ है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ जो है वो है व्याकरण ग्रंथ। किस प्रकार का? व्याकरण ग्रंथ है। किसका है? तो वो है दामोदर शर्मा का। हिंदी व्याकरण के इतिहास में इनका क्या महत्वपूर्ण स्थान रहा है? किसका? दामोदर शर्मा का। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है उसको 12वीं सदी के क्या पूर्वार्ध माना जाता है, यानी कि पहले ही माना जाता है। और देखिए, प्राचीनतम हिंदी व्याकरण जो था वो 17वीं शताब्दी में लिखी गई, जबकि आदि काल में लगभग 10वीं से 11वीं शताब्दी माना जाता है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण का जो रचना काल है वो क्या है? 12वीं शताब्दी आदि काल में लिखा गया था। किसने लिखा था? दामोदर शर्मा ने। किस नाम से? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? हमें ये बताना है कि आदिकाल में सबसे पहले खड़ी बोली किसने प्रयोग किया था। तो देखिए, खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि रहा है कौन? अमीर खुसरो। किसको माना जाता है? अमीर खुसरो, क्योंकि आदिकाल में सबसे पहले खड़ी बोली का उन्होंने ही प्रयोग किया था। अमीर खुसरो जो थे 13वीं शताब्दी के आसपास के थे। कब के? 13वीं शताब्दी के। इनका जन्म कुछ लोग मानते हैं 1253, कुछ लोग मानते हैं 1313वीं शताब्दी। इन्हें देखिए, अमीर खुसरो जो है इनको कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। किसका? कव्वाली का जनक। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य में से चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? वर्ण रत्नाकर, खालिक बारी, दो सुरवने या राउरवेल? तो देखिए, आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम जो है वो कौन सा है जिसे गद्य पद्य में से चंपू काव्य की माना गया है? तो वो है राउरवेल। राउरवेल हिंदी साहित्य की प्राचीनतम कृति है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कहते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं से बन गया कि गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं चंपू काव्य। राउरवेल जो था वो चंपू काव्य था। क्या था? चंपू काव्य। अब आपके मन में ये आएगा कि राउरवेल का अर्थ क्या होता है? तो राउरवेल का जो अर्थ होता है वो होता है राजकुल का विलास। क्या होता है? राजकुल का विलास। हमसे अगर पूछ दे कि राउरवेल के रचयिता कौन है, तो राउरवेल के रचयिता है रोढ़ा नामक कवि, और इनकी रचना काल रही है तो वो रही है 10वीं सदी। क्या रही है? 10वीं सदी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? पहेलियां, मुकरियां, गजल, गीत या दोहे? तो देखिए, अमीर खुसरो जो थे इन्होंने ही सबसे पहले आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग अपने काव्य में किया था। और अमीर खुसरो जो थे वो पहेलियां और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए? पहेलियां और मुकरियां। ये हास्य कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिकालीन साहित्य में
वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया। हमें बताना है कि आदिकाल में जो साहित्य लिखे जाते थे वीर रस में, उस शैली में, उस रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया था। पिंगल, डिंगल, दोहा चौपाई या कवित सवैया। तो देखिए आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में जो किस शैली का प्रयोग किया जाता था, तो वो किया जाता डिंगल शैली। किसका? डिंगल शैली। आदिकाल साहित्य में जो सबसे पॉपुलर यानी कि सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला जो शैली था वो था डिंगल शैली। कौन सी शैली? डिंगल शैली। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका हूबहू ऐसे ही एग्जाम में आया था और बहुत लोगों ने गलत कर दिया था। बौद्ध, जैन, नाथ या ब्रजयान, वज्रयान। तो देखिए आदिकाल में किस पंथ से भक्ति के संत मत का विकास हुआ था, तो वो हुआ था नाथ पंथ से। किससे? नाथ पंथ से। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथों के संबंध में कहते हैं कि नाथ पंथ चरमोत्कर्ष का समय था 12वीं से 14वीं। कब? 12वीं से 14वीं शताब्दी नाथ पंथ का था। किसका? नाथ पंथ का। नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था और संत मत के जो प्रथम कवि थे वो थे कबीर। कौन थे? कबीर। देखिए एक क्वेश्चन हमारा इधर भी निकल के आया कि नाथ पंथ का संत मत का पहला कवि कौन था, तो वो थे कबीरदास। कौन था? कबीरदास। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया है। अपभ्रंश काल, संधि काल और चारण काल, सिद्ध सामंत काल या अंधकार काल। तो देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किया है, तो क्या किया है? वो किए थे संधि काल और चारण काल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज राइट आंसर। इन्होंने पूरे कालखंड को 2 भागों में या 2 वर्गों में विभक्त किया था। पहला था संधि काल और दूसरा था चारण काल। संधि काल का जो समय था वो था 700 से 1000। क्या था? 700 से 1000 संवत। और चारण काल का जो समय था तो वो था 1000 से 1375। 1000 से 1375 संवत। किसका? चारण काल का। संधि काल के नाम किसने दिया था? तो वो दिए थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया था? चारण काल। क्या नाम दिया था? चारण काल। क्योंकि आदिकाल जो है वो क्या है? प्रारंभिक काल ही तो है। राम कुमार वर्मा ने अपने पूर्ववर्ती इतिहासकारों की अपेक्षा अधिक विस्तृत और अधिक वैज्ञानिक रूप से विवेचन किया है। किसका? चारण काल का। इस काल के कवियों की विशिष्ट मनोदशा और प्रवृत्तियों को देखकर इसका नाम क्या रखा था? चारण काल। संधि काल और चारण काल। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ, गोपीचंद, चौरंगीनाथ या चुड़करनाथ। तो देखिए नाथ संप्रदाय जो था वो समस्त देश में क्या था? बिखरा हुआ था। गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय की योग विधाओं को क्या किया? एकत्रित किया। क्या किया? एकत्रित किया, यानी कि एक किया। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें ही नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है। किसको? गोरखनाथ को। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। मैं आप लोगों को चाहती तो एक लाइन में भी आंसर दे सकती थी, लेकिन मैंने व्याख्या इसलिए किया कि आपको डिटेल में चीजें पता हो। तो देखिए नाथ संप्रदाय जो था वो समस्त देश में क्या था? बिखरा था। इसको एकत्रित करने का काम किसने किया है? तो वो किए थे गोरखनाथ। इसी कारण इनका जो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे उसमें नाम किसका गया? गोरखनाथ का। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस कवि की रचनाएं हैं?
विद्यापति, रामानंद, नरपति नाल या अमीर खुसरो। तो देखिए कीर्ति पताका और कीर्ति लता जो रचनाएं हैं ये दोनों किसकी रचनाएं हैं? तो ये दोनों रचनाएं हैं विद्यापति की। किसकी? विद्यापति की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। विद्यापति को ही मैथिल कोकिल कहा जाता था। किसको? विद्यापति को ही मैथिल कोकिल भी कहा जाता था। देखिए कीर्तिलता में जो है उसमें महाराजा कीर्ति सिंह की वीरताओं का उल्लेख मिलता है। किसके? महाराजा कीर्ति सिंह थे, उनके वीरताओं का उल्लेख किसमें मिलता है? तो कीर्तिलता में। कीर्ति पताका और कीर्तिलता दोनों का रचना जो था वो 14वीं शताब्दी में हुआ था। अब हम ये भी जान लेते हैं कि इन दोनों की भाषा क्या थी। तो इन दोनों रचनाओं की भाषा थी अवहट। कौन सी भाषा थी? अवहट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किस लेखक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या धीरेन्द्र वर्मा। तो देखिए 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जो है, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। ये किसने कहा था? ये कहे थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे आदिकाल कहते हैं, वो क्या है? भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज राइट आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही प्रारंभिक काल को क्या कहा था? आदिकाल कहा था। क्या कहा था? आदिकाल। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, रमाशंकर शुक्ल, रसाल या राहुल सांकृत्यायन। तो देखिए अभी हमने पहले कुछ क्वेश्चन कराए थे जिसमें ये क्वेश्चन आया था, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था। उसमें संधि काल भी पूछा हुआ था। इसमें सिर्फ क्या पूछा? चारण काल। उसमें था संधि और चारण काल। अगर यहीं आपका नाम ऑप्शन में राहुल सांकृत्यायन राम कुमार वर्मा होता तो क्या होता? हमें आंसर देने में कंफ्यूजन होता। लेकिन यहाँ क्या है? तो यहाँ है राम कुमार वर्मा का नाम ही नहीं है। तो आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी किसने या देने वाले विद्वान हैं कौन? ये क्वेश्चन क्या है? थोड़ा कठिन हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आदिकाल को सिर्फ चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? तो वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। इनका पूरा नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक पुस्तक लिखी थी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक पुस्तक लिखी थी और अपने पुस्तक में 952 कवियों को शामिल किया था। इनके पुस्तक का नाम क्या था? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जिसको कब लिखा था? तो 1888 में लिखा था। कब लिखा था? 1888 में लिखा था। इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का नामकरण किया। उन्होंने ही आदिकाल को चारण काल कहा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? कल भी मैंने इस क्वेश्चन पे चर्चा किया था, आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 60, 40, 84 या 20। तो देखिए सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की जो संख्या है वो है 84। कितनी है? 84, 84। जिसमें से 23 सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध है। कितने? 23 सिद्ध जो थे उनकी रचनाएं उपलब्ध हैं। इनकी पहचान क्या है? तो देखिए प्रत्येक सिद्धों के पीछे यानी कि नाम के पीछे क्या लगा है? पा लगा है। क्या लगा है? पा लगा है। पा शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे कि सरह में क्या जुड़ा हुआ है? पा। सरहपा। सरहपा जो है सरहपा हिंदी के प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं। कौन? सरहपा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। देखिए जैसे सिद्धों के नाम के आगे लास्ट में जुड़ता है, जैसे लुईपा है, सबरपा है, सहरपा है।
तो ये लोग क्या है, इनके नाम के आगे लास्ट में क्या जुड़ा है, पा, तो ये क्या है, सिद्धों में इनकी गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी, श्रावकाचार्य, विजय सेन सूरी या जिनधर सूरी? तो देखिए, जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी जो थे वो 12वीं सदी के कवि थे। कब के? 12वीं सदी के। क्योंकि हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है, हम पिछले चीजों को पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे भी पढ़ेंगे, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, सभी को पढ़ेंगे। लेकिन हम इस टाइम पढ़ रहे हैं वो है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखिए, भारतेश्वर बाहुबली रास को किसने लिखा है? तो शालिभद्र सूरी ने। कब लिखा था? 12वीं सदी में। देखिए, यह जो था, ये रचना या गद्य जो था, ये 250 छंदों में था। इसमें कितने छंदों का प्रयोग किया गया था? तो 250 छंदों का प्रयोग किया गया था। ये क्या है? तो ये खंड काव्य। क्या है? खंड काव्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है? देखिए, हमें बताना है कि शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को प्रथम कवि माना था। शरहपात, पुष्य, कबीर या लुइपा रहेगा, लुइपा। तो देखिए, शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु ने पुष्य को, किसको? इनको पुष्य या पुंड भी कहते हैं, पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना था। किसने? तो वो माने थे शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु। मैंने इसलिए आपको मिश्र बंधु बताया क्योंकि इस नाम के जगह आपका पेपर में, हम ये नहीं जानते कि पेपर में क्या आएगा, तो यहाँ शिव सिंह सेंगर की जगह मिश्र बंधु भी हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना? तो क्या हो जाएगा? पुष्य को। किसको? पुष्य या पुण्य को। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जय मयंक जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की है? भट्ट केदार, गोपीचंद, ज्योतिश्वर ठाकुर या मधुकर? तो देखिए, जय मयंक जस चंद्रिका की रचना की है मधुकर। किसने किया है? मधुकर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। मधुकर जो थे, मिश्र बंधुओं ने इनका समय क्या बताया है? तो इनका समय बताया 14वीं शताब्दी। क्या बताया? 14वीं सदी। क्या बताया? 14वीं सदी। भाषा शैली पर विचार करने में ये जो थे वो क्या थे? एक परवर्ती लगती थी। यह रचना जो है जय मयंक जस चंद्रिका वो उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस समय अगर ये रचना पढ़ना चाहें तो ये रचना उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भरथरी जालंधरी पाव किस कवि की साहित्य से संबद्ध है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या रासो साहित्य? तो देखिए, भरथरी और जालंधरी पाव जो थे वो किस कवि के साहित्य से संबद्ध थे? तो वो थे नाथ साहित्य। किससे? नाथ साहित्य। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, जैन साहित्य या रास काव्य? तो देखिए, आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? तो वो मानी गई है रासो साहित्य। किसकी? रासो साहित्य। रासो साहित्य को आदिकाल का सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय साहित्य माना जाता है। किसको? रासो साहित्य को। क्योंकि इसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा गया है, यानी कि कुछ भी चीजें ऐसी नहीं लिखी गई हैं जो गलत हो। इसमें जितनी चीजें लिखी गई हैं पूरी वास्तविकता यानी कि निष्पक्ष भाव से लिखी गई है। कोई भी चीजें बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या हिंदी? तो देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को
प्राकृतिक तथा दो किसको गाथा को किसका अपभ्रंश का मुख्य छंद मानते हैं। प्राकृतिक तथा दोहे को भी, सिर्फ गाथा को ही नहीं, गाथा, प्राकृतिक और दोहे को अपभ्रंश का ही छंद मानते हैं। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है? चंपू काव्य, गद्य काव्य, व्याकरण या खंड काव्य? तो देखिए, वर्ण रत्नाकर जो है वो क्या है? वो एक गद्य रचना है। क्या है? गद्य रचना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगर हमसे पूछे कि वर्ण रत्नाकर कब लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी 14वीं शताब्दी में। कब? 14वीं शताब्दी। कौन सी? वर्ण रत्नाकर किसने लिखी थी? तो ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचना किया गया था। किसके द्वारा? ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा। अगर हमसे यही पूछ दे कि वर्ण रत्नाकर की भाषा क्या है, तो मैथिली गद्य है। क्या है? मैथिली गद्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज राइट आंसर। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने आपको 100% समझाने का पूरा प्रयास किया है। वीडियो को ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।